जब मुल्ला ने बैल को गोभी का रेट पूछा, शहर के चौराहे पर भीड़ जमा थी। एक बैल था जिसकी पीठ पर फूलों की माला, गले में घंटियां और माथे पर चंदन का टीका लगा था। बैल के मालिक ने एक लाल गलीचा बिछाकर बैल को उस पर खड़ा कर रखा था और खुद एक ऊंची कुर्सी पर बैठकर लोगों को संबोधित कर रहा था। ये कोई आम बैल नहीं है जनाब, ये है बुद्धि बाबा, जो आपकी किस्मत भी बता सकता है और गोभी का भाव भी। मुल्ला नसरुद्दीन जो वहीं से गुजर रहे थे रुक गए। उनकी आंखों में शरारत की चमक आ गई। तो ये बैल गोभी का रेट भी बता सकता है? मुल्ला ने पूछा अपनी जानी पहचानी टेढ़ी मुस्कान के साथ। बैल वाले ने गर्दन उठाई। बिल्कुल, और क्या, इसे जो पूछो सब बता देता है। तो फिर इसे पूछो कि आज मंडी में गोभी का भाव क्या है, मुल्ला ने कहा, और भीड़ में हंसी की एक लहर दौड़ गई। बैल वाले ने तुरंत बैल के कान में कुछ फुसफुसाया। बैल ने एक बार अपनी पूंछ हिलाई, फिर जमीन पर 2 बार खुर मारा। समझ गए? बैल वाले ने ऐलान किया। बुद्धि बाबा कह रहे हैं आज गोभी 2.25 रुपया किलो है। वाह, मुल्ला ने सर हिलाया। बैल भी अब सब्जी मंडी के भाव जानने लगे हैं। फिर वह भीड़ की ओर मुड़े। और जनाब, क्या यही बैल आपको बता सकता है कि कल का भाव क्या होगा? बैल वाले ने थोड़ा सकपकाते हुए कहा। हां, क्यों नहीं? मुल्ला ने जेब से एक सिक्का निकाला। तो फिर कल का भाव पूछिए, और अगर उसका जवाब गलत निकला तो बैल के साथ साथ आप भी गोभी बनकर मंडी में बिकेंगे। भीड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। बैल वाले ने बैल के कान में फिर कुछ कहा। इस बार बैल ने 3 बार पूंछ हिलाई और 1 बार खुर मारा। बुद्धि बाबा कह रहे हैं कल भाव 3 रुपया किलो होगा। मुल्ला ने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली जिसमें मंडी का रेट हर दिन लिखा था। कल का सरकारी अनुमोदित भाव है 1 रुपये 80 पैसे। अब बताइए, आपके बुद्धि बाबा ने किस मंडी से रेट लिया? बैल वाला बगलें झांकने लगा। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, जनाब, अगर बैल ही गोभी का भाव बताने लगे तो सरकार को बाजारों की क्या जरूरत? भीड़ ठहाकों से गूंजने लगी। बैल वाले का चेहरा लाल हो गया। अगले ही दिन बाजार में एक नया तमाशा खड़ा हुआ था। अब वही बैल राजनीतिक भविष्यवक्ता बन गया था। बैनर पर लिखा था, बुद्धि बाबा बताएंगे अगले चुनाव में कौन जीतेगा। मुल्ला ने फिर भीड़ में से अपनी झक सफेद दाढ़ी हिलाते हुए देखा। उन्होंने अपनी छड़ी से जमीन ठोकी और सीधे बैल के सामने जा खड़े हुए। अरे बुद्धि बाबा, तुम तो गोभी के रेट ही नहीं बता पाए, अब चुनाव का नतीजा बताओगे? बैल वाले ने इस बार होमवर्क किया था। उसने झट से बैल के कान में फुसफुसाया और बैल ने जोर से रंभाया। बुद्धि बाबा कह रहे हैं जिसके पास ज्यादा गोभी होगी वही चुनाव जीतेगा, बैल वाला बोला। मुल्ला मुस्कुराए। तो फिर मेरी गोभी की टोकरी ले आओ, कल ही मैं खड़ा हो रहा हूं चुनाव में। लेकिन असली माजरा अब शुरू होने वाला था। एक दिन सुबह सुबह मुल्ला ने देखा कि बैल वाला कुछ लोगों से गोपनीय तरीके से बात कर रहा है और हर किसी को एक लिफाफा दे रहा है। शक हुआ तो उन्होंने अपना रूप बदला। फटी कमीज, मुड़ी हुई टोपी और नकली मूंछ लगाकर उसी कतार में जा खड़े हुए। क्या दे रहे हो भाई? मुल्ला ने धीरे से पूछा। बैल वाले ने आंख दबाकर कहा, बुद्धि बाबा की भविष्यवाणी है, कौन अमीर होगा कौन गरीब, बस 100 रुपये दो और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मुल्ला ने 100 का नोट दिया और लिफाफा ले लिया। उसमें एक चिट्ठी थी, अपने कर्म अच्छे करो वरना बैल भी नहीं बचा पाएगा। मुल्ला ने वहीं जोर से चिल्ला दिया, यह बैल तो खुद बही खाता पढ़ नहीं सकता और इसकी भविष्यवाणी लूट है लूट। भीड़ फिर इकट्ठा हो गई। बैल वाले ने देखा कि भीड़ गुस्से में है, तुरंत बैल को लेकर भागने लगा, लेकिन मुल्ला पहले ही उसके बैल की रस्सी खोल चुके थे। बैल सड़क के बीच खड़ा होकर गोभी बेचने वाली एक ठेली पर चढ़ गया और मुंह मारकर गोभी खाने लगा। लोग हंसते हंसते दोहरे हो गए। मुल्ला ने ठेले वाले से पूछा, कितना नुकसान हुआ? 3 किलो गोभी गई मुल्ला साहब। तो अब पूछो बैल से 3 किलो गोभी का क्या रेट था? मुल्ला ने चुटकी ली। बैल वाले को पकड़कर चौकी ले जाया गया। और बैल?
वह अब पूरे मोहल्ले में गोभी बाबा के नाम से मशहूर हो गया था। मुल्ला ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग दिया, अगर आपको गोभी के रेट पूछने हो तो मंडी जाइए, अगर हंसना हो तो मुल्ला के पास आइए। आगे क्या हुआ जब बैल ने कोर्ट में बयान दिया? पढ़िए। बैल बना गवाह और जज ने मांगी गोभी। चौकी में बैठे इंस्पेक्टर मुजफ्फर खां माथा पकड़े बैठे थे। सामने बैठा था वो ही मशहूर बैल, बुद्धि बाबा, जिसने अब शहर के आधे मोहल्लों में गोभी की दुकानें लुटवा दी थीं। गोभी वाले अब थाने में शिकायतें दर्ज करवा रहे थे और बैल वाले के खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही थी। तो ये बैल भविष्यवक्ता है? इंस्पेक्टर ने बैल वाले को घूरते हुए पूछा। हुजूर, ये तो मुझसे भी ज्यादा जानता है, लोग खुद आते हैं और दुआएं देकर जाते हैं, बैल वाला सक पकाया। और ये जो 3 किलो गोभी ठेले से खाई, क्या वो भी दुआ थी? इंस्पेक्टर ने डपट कर कहा। उसी वक्त मुल्ला नसरुद्दीन थाने में दाखिल हुए, एक हाथ में गोभी का आधा खाया ठोंठ और दूसरे हाथ में रसीद। हुजूर, मुल्ला ने कहा, इस बैल ने सिर्फ गोभी नहीं खाई बल्कि जनता की अक्ल भी चबा डाली है। अब समय आ गया है कि इसे अदालत में पेश किया जाए। बैल को अदालत में? इंस्पेक्टर चौंका। जी हां, जब बैल भविष्य बता सकता है, गोभी का रेट बता सकता है, चुनाव का परिणाम बता सकता है, तो बयान क्यों नहीं दे सकता? मुल्ला की दाढ़ी थरथराई। इंस्पेक्टर ने हंसी रोकी, लेकिन बात में वजन था। जनता भी जुटी थी। मामला अब सोशल चर्चा का विषय बन चुका था। अदालत में माहौल गर्म था। जज साहब एक पुराने अनुभवी, थोड़े चिड़चिड़े किस्म के आदमी थे, जिन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी बेवकूफ बनाने वालों से। मामला अजीब है, जज साहब ने चश्मा चढ़ाते हुए कहा। एक बैल जिस पर ठगी का आरोप है, लेकिन चूंकि इस पर स्वयं गवाह बनने का दावा है, हम इसे गवाह की कुर्सी पर बुलाते हैं। मुल्ला ने तुरंत बैल के लिए एक स्टूल मंगवाया और उसे वहीं बिठा दिया। तो बुद्धि बाबा, जज ने व्यंग्य से कहा, क्या आपको पता है कि आपने गोभी चुराई है? बैल ने गर्दन हिलाई। देखिए, बैल वाले चिल्लाया। बाबा ने कबूल कर लिया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, गर्दन हिलाना कभी हां का संकेत नहीं होता, विशेषकर जब वो बैल की हो। कई बार वो सिर्फ मक्खी उड़ाने के लिए भी हिलती है। जज ने गहरी सांस ली। इस बैल का टेस्ट होना चाहिए, देखते हैं ये कितना बुद्धिमान है। फिर उन्होंने अपनी मेज से 2 वस्तुएं उठाईं, एक गोभी और एक आलू। बुद्धि बाबा, जज ने कहा, अगर तुम सच में समझदार हो तो गोभी को सूंघ कर पहचानो। बैल ने दोनों को सूंघा और फिर सीधे गोभी की ओर मुंह बढ़ा दिया और चबाने लगा। पूरा अदालत हंसी से गूंज गया। यह कोई ज्ञान नहीं है, जज साहब बोले, यह सिर्फ स्वाद की पहचान है। मुल्ला ने तब अपनी चाल चली। हुजूर, मुझे इजाजत दें एक सवाल पूछने की, उन्होंने कहा। पूछिए, जज ने इशारा किया। मुल्ला बैल के पास गया और धीमे से कान में फुसफुसाया, फिर बोला, बुद्धि बाबा, अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो क्या तुम शहर छोड़ दोगे? बैल ने 3 बार पूंछ हिलाई और 1 बार जोर से रंभाया। बैल वाले ने सीना ठोंक कर कहा, देखिए, बाबा ने हामी भर दी। रुको जरा, मुल्ला ने कहा, अब देखिए। मुल्ला ने जेब से गोभी की पत्तियां निकालीं और बैल के सामने लहराईं। बैल तुरंत उधर लपका और पूंछ जोर जोर से हिलाने लगा। हुजूर, बैल किसी सवाल का नहीं, सिर्फ गोभी का जवाब देता है, मुल्ला बोले। और अगर यही बुद्धि है तो मेरा पड़ोसी ऊंट भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जज ने हथौड़ा बजाया। निर्णय सुनाया जाता है। यह बैल कोई भविष्यवक्ता नहीं है और बैल वाले पर नागरिकों को धोखा देने, बाजार में अफवाहें फैलाने और जनता की संपत्ति की हानि करने का मुकदमा चलेगा। बैल वाला जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दो हुजूर, ये सब नसरुद्दीन का जादू है। जादू नहीं, मुल्ला बोले, ये अक्ल है। बैल को नगर निगम ने गौशाला भेज दिया और वहीं उसे गोभी महाराज की उपाधि मिल गई। लेकिन इस बार वो किसी का भविष्य नहीं बताता था, सिर्फ चुपचाप गोभी खाता और आराम से बैठा रहता। बैल वाले को 1 महीने की जेल हुई
और 500 रुपए का जुर्माना। और मुल्ला, उन्होंने अपनी दुकान पर एक नया बोर्ड लगा दिया, हम गोभी नहीं बेचते लेकिन दिमाग जरूर बेचते हैं। लोग हंसते हुए वहां आते, मुल्ला से मिलते और बिना एक भी गोभी खरीदे भरपूर हंसी लेकर चले जाते। धोखा चाहे गोभी के नाम पर हो या भविष्यवाणी के, सच कभी ना कभी सामने आता है। अक्ल से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं होता। अगली कहानी, बीवी के गहने बेचकर मुल्ला ने गधे को घड़ी पहनाई। शहर में हर कोने पर मुल्ला नसरुद्दीन का चर्चित नाम था। पर उस दिन जब उन्होंने अपने गधे के अगले पैर में एक सोने की घड़ी बांध दी तो पूरी बस्ती सनक गई। घोड़े पे नहीं, आदमी पे नहीं, गधे को घड़ी, और वो भी सोने की। सुना है बीवी के गहने बेचकर खरीदी है। पागल हो गया है मुल्ला। मगर हकीकत इतनी सीधी कहां थी। कहानी शुरू होती है एक सुस्त दोपहर से। मुल्ला अपनी छत पर बैठे थे, एक हाथ में सूखी रोटी, दूसरे में प्याज का टुकड़ा और चेहरे पर वही पुराना ठहाके वाला सन्नाटा। नीचे से आवाज आई, मुल्ला, बीवी बुला रही है, कह रही है आज सब्जी नहीं आई। मुल्ला ने झांक कर देखा, उनका हमशक्ल गधा नीचे बंधा था और उनकी बीवी जहर जैसी नजरें लिए सिर पर हाथ मार रही थीं। खुद को अक्लमंद कहते हो और 5 दिन से सब्जी नहीं आई? मेरी चूड़ियां क्या तुम्हारे बही खाते की तिजोरी में रखी हैं? मुल्ला ने धीमे से जवाब दिया, अरे जाने जहां, वो चूड़ियां वक्त आने पर काम आएंगी और वक्त का सही अंदाजा सिर्फ घड़ी बता सकती है। बीवी ने हाथ नचाते हुए कहा, तुम्हें खुद घड़ी नहीं है और बात कर रहे हो वक्त की। मुल्ला मुस्कुराए, बिल्कुल, अब आएगा वक्त और वो भी गधे के घुटने से शुरू होगा। दूसरे दिन पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। मुल्ला ने अपने गधे के पैर में असली सोने की घड़ी बांधी थी। घड़ी की चमक ऐसी कि दोपहर में भी सूरज को जलन हो। मुल्ला, तुमने ये क्या कर डाला? पड़ोसी गफूर ने पूछा। समय की कद्र करनी चाहिए गफूर मियां, मुल्ला बोले, और जब वक्त सबसे तेज चलता है तो सबसे धीरे चलने वाले को उसकी निगरानी देनी चाहिए। मतलब ये गधा सबसे धीरे चलता है। अब ये हमें बताएगा कौन समय की कदर करता है और कौन उसे गधे की तरह घसीटता है। लोग हंसते हंसते पगला गए, मगर शहर का एक आदमी था जो न हंसा न चौंका। कुबेर मलिक, जौहरी और कर्जदारों का काल। वो सबकी उधारी याद रखता था और अगर भूल जाता तो बीवी की नथ बेचकर भी ब्याज वसूल लेता। मुल्ला पर भी उसका कर्ज था, 10 मोहरों का, ब्याज समेत अब 15। तो अब चुकता करोगे या गधे को गिरवी रखूं? कुबेर मलिक गरजा। मुल्ला ने गधे की तरफ देखा जो उसी वक्त घड़ी देखते हुए दाएं बाएं मुंह घुमा रहा था। गधे को मत छुओ, ये अब सिर्फ घड़ी नहीं देखता, ये अब लोगों का वक्त भी बदलता है। मतलब? कुबेर ने आंखें मिचमिचाईं। मतलब ये कि अगर तुम गधे से सवाल पूछो और जवाब सही निकला तो तुम्हारा कर्ज माफ, अगर गलत निकला तो तुम्हें ब्याज 2 गुना देना होगा। क्या कहते हो? अब शहर को मसाला मिल गया था। चौक पर भीड़, चारों ओर चर्चा। मुल्ला बनाम कुबेर, गधा होगा जज। तय दिन तय वक्त। गधा स्टूल पर चढ़ा था, घड़ी चमक रही थी और मुल्ला ने उसे एक चादर ओढ़ा दी थी, बिल्कुल पंडितों जैसा लुक। कुबेर ने पहला सवाल दागा, आज बुधवार है या गुरुवार? मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा। गधे ने 3 बार खुर मारा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, 3 मतलब बुधवार, क्योंकि सोमवार ए वो दी, मंगलवार ए 2, बुधवार ए 3। भीड़ ने ताली बजाई। कुबेर बिफरा, ये तो कोई भी बता सकता है। तो अगला सवाल पूछो, मुल्ला बोला। मेरी दुकान के लॉकर में कितने अशर्फियां हैं, बता दो। मुल्ला ने फिर कान में कुछ फुसफुसाया। गधे ने 2 बार खुर मारा, फिर मुंह घुमाकर चिल्लाया। मुल्ला ने घोषणा की, बुद्धि बाबा कहते हैं तुम्हारे लॉकर में सिर्फ 2 अशर्फियां हैं और तीसरी तुम्हारे नौकर ने कल चोरी कर ली। भीड़ एकदम शांत हो गई। कुबेर के चेहरे पर पसीना आ गया। वो तुरंत दुकान की ओर भागा। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, अबे ओ, मैं बता रहा हूं गधा नहीं, पर चूंकि तुम्हें आदमी की बात पे यकीन नहीं और गधे की घड़ी पे है, तो लो,
यही जज है। अगले दिन कुबेर लौटकर आया, चुप, थका हुआ और झुका हुआ। बात सही थी। नौकर चोरी करके भागा मिला, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तो फिर समझ गए? मुल्ला मुस्कुराया। गधा नहीं, घड़ी बोलती है, और वो घड़ी भी तब जब आदमी को खुद की सुनाई देना बंद हो जाए। अब हर किसी की भीड़ गधे के पास लगी थी। किसी को शादी की तारीख जाननी थी, किसी को कारोबार की किस्मत। हर कोई मुल्ला के पास आता और एक सिक्का चढ़ाकर सवाल पूछता। मुल्ला धीरे से गधे के कान में कुछ कहता और गधा खुर मारकर जवाब देता। कुछ ही दिनों में मुल्ला के पास 500 सिक्के इकट्ठे हो गए। बीवी ने पूछा, तो मेरे गहने क्यों बेचे थे? मुल्ला ने वो सिक्कों से भरा थैला दिखाया और कहा, कभी कभी नुकसान सबसे बड़ा मुनाफा बन जाता है, अगर समय पर सही दांव खेला जाए। बीवी गहने देखकर मुस्कुराई। और गधा? मुल्ला ने कहा, वो अब सिर्फ गधा नहीं, टाइम मास्टर है। मगर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, एक शक गहराने लगा। कुछ जवाब गलत निकलने लगे, कुछ ग्राहकों ने कहानियां फैलाईं। गधे ने मुझे गलत भविष्य बताया। और एक दिन एक व्यापारी बोला, मुल्ला, तुम ही गधे को खुर मारने के लिए इशारा करते हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम अपने दिमाग से सोचो तो शायद तुम्हें घड़ी की जरूरत ही ना पड़े। उसी रात मुल्ला ने देखा, उनका गधा घड़ी पहने हुए छत की मुंडेर पर खड़ा है और नीचे एक चिट्ठी बंधी हुई। मुल्ला ने चिट्ठी खोली। अगर सबको घड़ी चाहिए तो फिर वक्त कौन संभालेगा? मुल्ला ने सिर उठाकर देखा, गधा गायब था। गधा हुआ गायब और शहर में समय रुक गया। गधे के गायब होते ही शहर में मानो समय रुक गया। दुकानों के शटर अधखुले रह गए, मंदिर की घंटियां बिना पुजारी के खामोश रहीं और चाय वाले की कड़क चाय भी फीकी लगने लगी। हर कोई जैसे किसी अदृश्य धड़कन की प्रतीक्षा कर रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे की घड़ी को अपनी दीवार पर टांग दिया था, मगर जब भी समय पूछने वाला आता, वो बस एक ही जवाब देता, अब घड़ी तो चल रही है पर वक्त ठहर गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो घड़ी क्या थी, गधा कौन था और दोनों के बिछड़ने से इतनी बेचैनी क्यों थी। ये गधा अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया था, जैसे सुबह अखबार, दोपहर का दाल चावल और शाम की शिकायतें। एक दिन शहर के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक पंडित हरिनाथ मुल्ला के घर पहुंचे। हाथ में एक थैला था जिसमें किताबें थीं और माथे पर चिंता की रेखाएं। मुल्ला, उन्होंने कहा, हमने बच्चों को गणित, विज्ञान और इतिहास सब सिखाया, मगर जब से तेरा गधा गया है, बच्चे पूछते हैं, सर, वो गधा हमें फिर से बताने कब आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये गधा अब शिक्षा का हिस्सा बन गया है। मुल्ला मुस्कुराए। पंडित जी, जब तक हम दूसरों से सवाल पूछते रहेंगे, जवाब खुद से नहीं निकलेंगे। उस गधे ने कभी कुछ कहा नहीं था, बस हमारी अपनी बात हमें लौटाकर दिखा देता था। तो फिर बताओ, वो गया कहां? पंडित जी ने पूछा। मुल्ला थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, वो तो चुपके से गया है, मगर एक चिट्ठी छोड़ गया। मुल्ला ने वो चिट्ठी दीवार से उतारी और फिर से पढ़ने लगे। अगर सबको घड़ी चाहिए तो फिर वक्त कौन संभालेगा? शहर वालों ने मिलकर गधे को ढूंढना शुरू किया। हर गली, हर नुक्कड़, हर सराय में खोजबीन हुई। कोई कहता मंदिर के पीछे देखा था, तो कोई कहता रेलवे स्टेशन के पास रंभा रहा था। एक दिन दो बच्चे खेले खेले पहाड़ियों की ओर निकल गए और वहां देखा, एक पुरानी गुफा के पास वही गधा बैठा था। घड़ी अब उसके पैर में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वो ही चमक थी। बच्चे दौड़ते हुए शहर लौटे और खबर फैल गई, मुल्ला का गधा मिल गया। पूरे शहर की भीड़ इकट्ठा हुई। मुल्ला भी पहुंचे। लोग चिल्लाए, वापस लाओ, हमें हमारा समय चाहिए। मगर मुल्ला ने हाथ उठाकर सभी को चुप कराया। वक्त किसी के पास नहीं होता। मुल्ला बोले, हम सब उसी की तलाश में घूमते हैं, और जब हमने गधे को घड़ी पहनाई थी तो हम सब ने उस पर अपनी जिम्मेदारी डाल दी थी। मगर वो गधा सिर्फ प्रतीक था, हमारी उम्मीदों का, हमारी बचकानी चाहतों का।
अब समय है कि हम अपने समय को खुद समझें। लोगों की आंखों में सन्नाटा था। हमने गधे को ज्ञान का माध्यम समझा, मुल्ला ने कहा। मगर असली ज्ञान तो तब है जब हम बिना किसी गधे के अपने फैसले खुद करें। लोगों ने सिर झुकाया। उस शाम मुल्ला ने गधे को गले लगाया। गधा रंभाया, जैसे कह रहा हो, अब तो समझे। मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चलो अब वापस चलें, मगर इस बार तुम न घड़ी पहनो न ज्ञान बांटो, बस मेरे साथ चलो, एक दोस्त की तरह। गधा भी जैसे मुस्कुराया। शहर लौटा, मगर बदला हुआ। लोग अब फैसले लेने से पहले सोचते थे, दूसरों की बातों को बिना जांच के नहीं मानते थे। मुल्ला की दुकान पहले की तरह खाली थी, मगर अब वहां लोग परामर्श लेने नहीं आते थे, बल्कि मजाक, कह कहे और बहस करने आते थे, जैसे सचमुच सोचने लगे थे। बीवी ने अपने गहने वापस मांगे। मुल्ला ने कहा, अब तुम्हारे गहने किसी घड़ी में नहीं फंसे हैं, अब वो तुम्हारे हक में हैं। बीवी ने मुस्कुराकर कहा, तो अब क्या गधा फिर घड़ी पहनेगा? मुल्ला हंसे, अब नहीं, अब हम सब ने घड़ी पहन ली है, अपने भीतर। अगर हम हर जवाब बाहर ढूंढते रहेंगे तो हम कभी भीतर के सवालों से नहीं लड़ पाएंगे। सच्चा ज्ञान वही है जहां हम खुद से टकराते हैं और खुद को समझते हैं। अगली कहानी मुल्ला नसरुद्दीन और जूतों की अदला बदली की अदालत। शहर भर में अफवाह थी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने कल रात को खुद को अदालत में घसीट लिया। हां, आपने सही सुना, खुद को। और वजह? जूतों की अदला बदली। अब सुनने में यह बात हंसी की लग सकती है, मगर शहर के हर नुक्कड़, हर पान वाले, हर नाई की दुकान और हर हुक्के की दम भरती बैठक में लोग यही चर्चा कर रहे थे। हुआ यूं कि एक दिन शाम को, जब सूरज गली के छज्जों से आंख मिचौली खेल रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली मस्जिद से बाहर निकले। वुजू कर चुके थे, नमाज पढ़ चुके थे और अब अपने जूते पहनने को झुके, मगर सामने उनके जूते नहीं थे। अरे ये क्या? उन्होंने धीरे से बुदबुदाया। उनकी जगह एक पुराना, फटा हुआ, आधा सीला हुआ जोड़ा रखा था, ऐसा जैसे किसी बढ़ई की दुकान से भाग आया हो। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई था नहीं। कुछ देर तो वह खड़े रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, तो आज नसीब मेरे जूतों की चोरी का दिन है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो फटे जूते हाथ में उठाए, उन्हें एक छोटी सी पुड़िया मिली। उस पर लिखा था, माफ करना, जूते उधार ले गया हूं, मेरे पैरों में छाले थे, बदले में ये जोड़ी रख दी है, नाम नहीं बताऊंगा, अल्लाह जानता है। अब कोई और होता तो गुस्से में भड़क जाता, मगर मुल्ला? उन्होंने फटे जूते पैरों में डाले और बोला, चलो अल्लाह का नाम लेकर आज इस जोड़ी से रिश्ता निभाते हैं, मगर इस अदला बदली में एक दिन हिसाब जरूर होगा। अगले दिन मुल्ला बाजार गए, उन्हीं फटे जूतों में। लोग हंसते तो वो मुस्कुराते। दुकानदार ने पूछा, मुल्ला, ये किसका स्टाइल है? मुल्ला बोले, ये वो फैशन है जो बिन मांगे गले पड़ जाए। अचानक उन्होंने देखा, गली की दूसरी ओर एक आदमी जो उनके जैसे ही कपड़े पहने था, वही रंग, वही टोपी, और पैरों में, अरे ये तो मेरे जूते हैं। मुल्ला ने आवाज लगाई, भाई साहब एक मिनट ठहरिए। वो आदमी सकपकाया मगर रुक गया। कहां से आए ये जूते? मुल्ला ने पूछा। आदमी ने टालने की कोशिश की, अरे पुरानी चीजें हैं, कहीं सड़क से मिले थे। सड़क से या मस्जिद से? मुल्ला ने तीखी नजर डाली। अब मामला गर्म हो गया था। भीड़ जुट गई। क्या मुल्ला अपने ही जूतों को पहचान नहीं सकते? जरूर इस आदमी ने चुराए हैं। मगर मुल्ला तो कह रहे थे कि चिट्ठी मिली थी, और तभी वो चिट्ठी भीड़ से किसी ने निकालकर लहराई। यही तो है वो पुड़िया जो मुल्ला को मिली थी। अब तो आदमी चारों ओर से घिर गया। कुछ लोग तो पत्थर उठाने लगे थे। मुल्ला ने तुरंत बीच में आकर सबको रोका, रुको, किसी को हाथ न लगाओ। तो फिर क्या करें मुल्ला? भीड़ चिल्लाई। इसे सजा दो, सबक सिखाओ। मुल्ला बोले, इसका फैसला अदालत करेगी। अगली सुबह पूरे शहर में खबर थी, मुल्ला ने जूतों की अदला बदली के लिए अदालत बुलाई है।
न्यायालय का मंच चौक के बीचों बीच सजाया गया। एक तरफ आरोपी, दूसरी ओर मुल्ला खुद, गवाह, पीड़ित, वकील और जज भी वही। पर मुल्ला, आप ही जज, आप ही वादी? किसी ने पूछा। हां, मुल्ला बोले, क्योंकि मैं ही जानता हूं कि मेरे पैरों ने कितना दर्द सहा है। अदालत शुरू हुई। मुल्ला ने अपना मुकदमा खुद पेश किया। महोदय, मेरे जूते जो धर्म और नियम की राह पर चले, अचानक किसी बेईमान के पांव में पड़ गए। ये केवल जूते की चोरी नहीं, मेरी आत्मा की घसीट है। लोग हंसी रोक नहीं पाए। मुल्ला ने आरोपी से पूछा, क्या तुमने जूते चुराए? वह आदमी कांपता हुआ बोला, मैंने सिर्फ उधार लिए थे, मैंने चिट्ठी भी छोड़ी थी। मुल्ला बोले, अच्छा, तो अब यह बताओ, तुमने वापस कब करने का इरादा किया था? जब पैरों के छाले ठीक हो जाते। वो बोला, तो फिर जब दिल दुखे तो क्या आत्मा का इस्तीफा देकर उसे भी उधार में रख सकते हैं? मुल्ला की दलील गूंज उठी। भीड़ वाह वाह कर उठी। मुल्ला ने तर्क रखा, अगर हर कोई अपनी तकलीफ में दूसरों की चीजें चुपचाप उठा ले तो समाज क्या बचा रहेगा? हम सब एक दूसरे के सिर की टोपी पहनकर चौराहे पर घूमते रहेंगे। अब मामला गंभीर हो गया। मुल्ला ने गधे को गवाही के लिए बुलाया। गधा आया, वही पुराना घड़ी वाला, अब बिना घड़ी के। मुल्ला बोले, बताओ, जब मैंने इन फटे जूतों में तुम्हें चारा देने की कोशिश की थी तो तुमने क्या किया था? गधा चुप रहा। मुल्ला बोले, कुछ नहीं किया था, क्योंकि दर्द में हम भी खामोश हो जाते हैं, जानवर भी। अंत में मुल्ला बोले, अब फैसला सुनाया जाएगा। पूरा शहर सन्न। मुल्ला ने आसमान की ओर देखा, फिर बोले, इस अदालत का फैसला यह है कि ये आदमी अपने जूते उतारे और मुझे लौट आए। आदमी ने सिर झुकाकर जूते उतारे। मुल्ला आगे बढ़े, मगर उन्होंने अपने पुराने जूते नहीं उठाए। उन्होंने अपनी पगड़ी खोली और वो जूते उसमें लपेटकर आदमी की ओर बढ़ा दिए। ये लो, अब ये जूते तुम्हारे हुए। क्या? आदमी सन्न रह गया। मुल्ला बोले, जब मेरे जूते तुमने पहने तो तुम्हारे पैरों के छाले ठीक हुए। अब मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे रास्ते के पत्थर बने, तुम्हारे कर्म की परीक्षा लें, मगर एक वादा चाहिए। क्या? उसने पूछा। कि आगे से कोई भी उधार लेने से पहले इजाजत जरूर मांगना। भीड़ ताली बजाने लगी। मुल्ला पीछे हटे, अपने फटे जूते उठाए और मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं इन जूतों में अपनी ही यात्रा पूरी करूंगा, क्योंकि हर घिसा जूता एक कहानी है और हर कहानी का अंत तब तक नहीं होता जब तक हम खुद उसे बंद न करें। मुल्ला और फटे जूतों की रथ यात्रा। सारा शहर उस दिन की उस अद्भुत अदालत को कभी नहीं भूल पाया। एक इंसान जिसने चोरी की, फिर अदालत में मुल्ला के सामने खड़ा हुआ और अंत में उन्हीं जूतों को बतौर दया का उपहार स्वीकार कर गया। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। मुल्ला ने उस दिन सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह शहर के हर कोने में एक ही बात गूंज रही थी, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने फटे जूतों को फिर से पहन लिया है। मुल्ला नसरुद्दीन उसी फटी जोड़ी में अपने गधे पर सवार थे और अब घर घर जाकर आवाज लगा रहे थे, रथयात्रा, रथयात्रा, अपने जूतों को लेकर चलने की रथयात्रा शुरू होने जा रही है। लोग पहले तो समझे नहीं। किसी ने पूछा, मुल्ला, ये कैसी रथयात्रा है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसमें हर कोई अपने पुराने जूते पहनकर चलेगा ताकि उसे ये याद रहे कि उसने जीवन में कितने कांटों पर चलना सीखा है। धीरे धीरे बात फैल गई। बाजारों में, चाय की दुकानों में, मस्जिद के बाहर, सब तरफ एक ही चर्चा, क्या तुमने अपने पुराने जूते संभाल कर रखे हैं? फिर वो दिन आया जब पूरा शहर एकत्र हुआ। हर आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, सब अपने पुराने घिसे हुए जूतों में थे। कोई पट्टी बांधकर आया था, कोई दोनों पांव में अलग अलग जूते पहने। सबसे आगे मुल्ला नसरुद्दीन थे, अपने फटे जूतों में, गधे की पीठ पर सवार। उनके हाथ में एक झंडी थी जिस पर लिखा था, घिसे जूते घिसे नहीं जाते, वो तो रास्तों की कहानी बताते हैं।
यात्रा शुरू हुई। हर चौराहे पर मुल्ला एक पल रुकते और एक छोटी सी बात कहते। ये वही जूते हैं जो तब पहने थे जब मैंने पहली बार अपनी बीवी को समझाया था कि चाय में नमक गलती से नहीं, इरादतन डाला गया था। इन जूतों में तब चला था जब मेरी दुकान का सामान चूहों ने खा लिया था और मैंने चूहों से माफी मांगी थी कि उन्हें भूखा रखा। यही वो जोड़ी है जिसमें मैंने बारिश में 3 घंटे खड़े रहकर सिखाया था कि किस तरह बिना छतरी के भी मजा लिया जा सकता है। लोग हंसते, मुस्कुराते और सोचने लगते। किसी को अपनी शादी का दिन याद आता, किसी को अपने पहले इंटरव्यू की असफलता, कोई महिला अपनी बेटी के स्कूल के पहले दिन को याद करके रो पड़ी। रथ यात्रा अब एक आंदोलन बन चुकी थी। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मुल्ला ने सबको एक वृक्ष के नीचे रोका। वहां पहले से लकड़ियों का ढेर रखा था। यह क्या है मुल्ला? भीड़ ने पूछा। आज हम सब अपने पुराने जूतों को नहीं जलाएंगे, मुल्ला बोले, बल्कि उन्हें वहां टांगेंगे इस पेड़ पर, ताकि जब अगली पीढ़ी आए वो देखे। हर जोड़ी एक अनुभव है, एक संघर्ष है, एक हंसी और एक आंसू है। लोगों ने धीरे धीरे अपने घिसे जूते उस पेड़ पर टांग दिए। कुछ तो हाथ जोड़कर नम आंखों से खड़े थे, जैसे किसी प्रिय को विदा दे रहे हों। मगर तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, हांफता हुआ, पसीने से तरबतर। मुल्ला, वही आदमी जिसने तुम्हारे जूते लिए थे, वो अब शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। मुल्ला चौंके नहीं। उन्होंने गधे को एक इशारा किया। गधा वहीं बैठ गया। उसे ले आओ, मुल्ला बोले। चंद लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ा और मंच पर लाया। उसके चेहरे पर शर्म और डर दोनों थे। मुल्ला, उसने घबराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, मगर आपके दिए हुए जूते ने मुझे रोज जलाया। मैं जहां भी गया लोग कहते, ये देखो, जो दया का जवाब शर्म से भी नहीं दे सका। मुल्ला चुपचाप उसे देखते रहे। अब मैं चाहता हूं कि आप ये जूते वापस ले लें, मैं नहीं पहन सकता इन्हें, मुल्ला ने धीमे स्वर में कहा। तुमने उन्हें पहनकर जो रास्ता तय किया, क्या वो रास्ता गलत था? वो बोला, नहीं, उन रास्तों ने मुझे मेरी गलती दिखाई। तो फिर जूते तुम्हारे नहीं, उस बदलाव के हैं जो तुम्हारे भीतर आया, मुल्ला बोले। तो अब क्या करूं? उसने पूछा। इन जूतों को उस पेड़ पर टांग दो और अगली बार जब किसी के पैरों में छाले देखो तो मदद करने से पहले इजाजत जरूर मांगना। भीड़ सन्न थी और फिर तालियां गूंज उठीं। रथ यात्रा समाप्त हुई, मगर वो दिन शहर की स्मृति में अंकित हो गया। उसके बाद हर साल उस पेड़ पर घिसे जूतों का उत्सव मनाया जाने लगा। बच्चे अपने दादा दादी से पूछते, ये कौन से जूते हैं? और वे जवाब देते, ये वो हैं जिनमें इंसान चला, गिरा, फिर उठा और सीख गया। हर व्यक्ति के जीवन में एक जोड़ी फटे जूते होती है, जो उसे झिझक, असफलता और शर्म से भरे रास्तों पर ले जाती है, मगर वही जोड़ी उसे सबसे सच्चा बनाती है। और जब वह उन्हें गर्व से पहनकर चलता है, तभी वह दूसरों को चलना सिखा सकता है। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और अजीबों गरीब खरीदारी की प्रतियोगिता। शहर में एक अजीब सा उबाल था। सुबह से ही हर गली, नुक्कड़ और चाय खाने पर चर्चा हो रही थी कि सांबा काजी साहब ने एक प्रतियोगिता रखी है। वो भी ऐसी वैसी नहीं, सबसे बेवकूफी भरी खरीदारी की प्रतियोगिता। काजी साहब ने ऐलान किया था, सिर्फ किया सामबी किया था, जिसने सबसे अजीब, सबसे निरर्थक और सबसे हास्यास्पद चीज खरीदी होगी, उसे मिलेगा एक सोने की अंगूठी और पूरे शहर की तालियां। लोग हैरान थे, उत्साहित थे और कुछ तो डर भी रहे थे कि कहीं खुद को मूर्ख साबित करते करते सच में मूर्ख न बन जाएं। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो न घबराया न घबराया, बल्कि सुबह से ही एक घड़ी लेकर हाथ में घूम रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में माहौल देखने लायक था। किसी ने खरीदी,
एक टूटी हुई छतरी और उस पर झंडा लगा दिया, सिर्फ धूप में उपयोगी, बारिश में नहीं। एक और जनाब ने बिना शीशे का चश्मा खरीदा और कहा, यह मुझे वो चीजें दिखाता है जो मैं नहीं देखना चाहता। किसी ने तो मुर्गे के पंख से बना तकिया खरीद लिया, यह कहकर कि यह मेरे सपनों को चोंच नहीं मारने देगा। हर व्यक्ति अपनी खरीदारी को सबसे बेवकूफी साबित करने में जुटा था, लेकिन मुल्ला वो एक छोटी सी डिबिया लेकर काजी साहब के सामने जा पहुंचे। मुल्ला, आपने क्या खरीदा? काजी साहब ने पूछा। एक अदृश्य आइटम, मुल्ला बोले। क्या मतलब? यह डिब्बी खाली नहीं है, इसमें खालीपन भरा है। खालीपन? लोग हंसने लगे। हां, मुल्ला बोले, जिस दिन लोगों के दिमाग में कुछ न हो तो वो इसमें झांक सकते हैं और खुद से मिल सकते हैं। हंसी और जोर से गूंजने लगी। काजी साहब बोले, मगर ये खरीदारी कहां से की? अपने गधे से, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा। गधे से? जी हां, मैंने उससे पूछा, तू मुझे सबसे फालतू चीज क्या देगा? तो उसने पूंछ घुमा दी और मैं समझ गया कुछ भी नहीं देना चाहता। तो मैंने उससे खालीपन ही ले लिया, बदले में उसे दिया मेरी टोपी। लोग पेट पकड़कर हंसने लगे, मगर तभी एक बुजुर्ग बोले, इसमें तो बहुत गहराई है, यह तो असली बेवकूफी नहीं, दार्शनिक पागलपन है। काजी साहब खुद भी मुस्कुराने लगे। ठीक है मुल्ला, अब देखना यह है कि किसकी खरीदारी सबसे बेवकूफी भरी है। प्रतियोगिता शुरू हुई। हर एक प्रतिभागी ने मंच पर आकर अपनी चीज दिखाई, तर्क दिए और अंत में तालियां भी बटोरी। मगर जब मुल्ला की बारी आई तो उन्होंने टोपी उतारी जो अब उनके सिर पर नहीं थी और बोला, मेरी टोपी अब मेरे गधे के पास है और यह डिबिया उसके विचारों की है। गधे के विचार? काजी साहब हैरान हुए। हां, गधा हमेशा वही करता है जो उसे सही लगता है, चाहे वो बोझ उठाना हो या सड़क पर खड़े रहना। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा और मैं उससे सब कुछ ले आया। ये बेवकूफी नहीं, बेवकूफी का मस्तक है। काजी साहब सिर पकड़कर बैठ गए। मुल्ला मंच से उतरे और अचानक भीड़ में घूमने लगे। उन्होंने देखा एक आदमी के पास बर्फ से भरा कटोरा था। यह क्यों खरीदा? मुल्ला ने पूछा। गर्मी में ठंडा रखने को, और जब बर्फ पिघल जाएगी तो उसमें से पानी पी लूंगा, और जब पानी भी उड़ जाएगा तो कटोरा ही बच जाएगा। कटोरे का क्या करोगे? उसे ही बेवकूफी की ट्रॉफी बना दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तुम तो मेरे प्रतियोगी हो सकते थे। अचानक काजी साहब ने एक ढोल बजवाया। फैसला। सारे शहर की आंखें मंच पर टिकी थीं। काजी बोले, इस प्रतियोगिता में कई लोग आए। हर किसी ने मूर्खता की नई ऊंचाइयां छुई, मगर सबसे निरर्थक, सबसे हास्यास्पद और सबसे बेमतलब खरीदारी थी। लोग सांस रोके सुन रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन की! तालियां गूंज उठीं। कुछ लोग तो सीटी बजाने लगे। मुल्ला मंच पर आए और काजी साहब ने उन्हें सोने की अंगूठी पहनाई। मुल्ला बोले, धन्यवाद, अब मैं इस अंगूठी को उस गधे को दे दूंगा जिसने मुझे यह अद्भुत खरीदारी सिखाई, और मैं खुद जाकर फिर उससे कुछ नया खरीदूंगा। लोग ठहाके लगाते हुए बिखरने लगे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन शहर के बाहर मैदान में भीड़ जमा थी। क्यों? क्योंकि मुल्ला ने एक नया बोर्ड टांग दिया था। मुल्ला का अजीब सामान बाजार, जहां कुछ भी खरीदो तो उसमें कुछ न मिले। भीड़ जमा थी, मगर हर कोई उलझन में था। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला, आप यहां क्या बेच रहे हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खाली डिब्बियां, अदृश्य सामान और सबसे जरूरी भ्रम। भ्रम? आदमी चौंका। हां, क्योंकि जब तक इंसान भ्रम में है तब तक वो सवाल करता है, और जब वो सवाल करता है तभी सोचता है। एक वृद्ध आए। उन्होंने एक डिबिया खरीदी, खाली। इसमें क्या मिलेगा मुल्ला? वो जो आपने कभी खो दिया था और अब तक ढूंढ नहीं पाए, अपने आप से मुलाकात। लोगों की लाइन लग गई। कुछ डिबियां लिए, कुछ भ्रम खरीदकर
कुछ सिर्फ हंसी बांधकर वापस लौटे। और शाम ढलते ढलते मुल्ला गधे पर बैठे और दूर मैदान की ओर बढ़ गए। उनकी पीठ पर अब टोपी नहीं थी, गधे के सिर पर सोने की अंगूठी बंधी थी और दोनों के बीच में एक डिबिया झूल रही थी, जिसमें शायद कोई भी देखे तो कुछ भी न दिखे। जब गधा बना बाजार का मालिक और मुल्ला बन गया ग्राहक, शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन का भ्रम बाजार बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। लोग आते, खाली डिब्बियां खरीदते और सोचते हुए लौटते। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस पूरे खेल को एक और दिलचस्प मोड़ दे दिया। अचानक एक अमीर व्यापारी आया, सिर पर मखमली पगड़ी, गले में सोने की जंजीरें और साथ में 4 नौकर। उसने मुल्ला को देखते ही ठहाका लगाया। अरे यह क्या मजाक है, खाली डिब्बियां बेचकर तुमने लोगों को मूर्ख बना दिया। मुल्ला मुस्कुराए। नहीं जनाब, लोगों को खुद को समझने का मौका दिया है। व्यापारी हंसा। तो क्या ये डिब्बियां उन्हें उनकी आत्मा दिखाती हैं? कुछ को दिखाती हैं, कुछ को उनके सवाल, मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, और कुछ को उनका अभिमान। अभिमान? व्यापारी की हंसी हल्की सी कांप गई। हां, मुल्ला बोले, आप चाहें तो खुद आजमा सकते हैं। ये रही एक खास डिबिया, राजा का भ्रम। व्यापारी ने सोने की अंगूठी निकालकर कहा, इसकी कीमत कितनी? आपकी हंसी, मुल्ला ने उत्तर दिया। मजाक कर रहे हो? नहीं, आप अगर इस डिब्बी को सच में समझना चाहते हैं तो पहले अपनी हंसी छोड़नी होगी, क्योंकि जब तक आप दूसरों पर हंसते हैं, खुद पर हंसने की जगह नहीं रहती। भीड़ चुप थी। व्यापारी थोड़ी देर तक मुल्ला को देखता रहा, फिर चुपचाप बैठ गया। उसका चेहरा अब गंभीर था। उसने वो डिब्बी हाथ में ली, खोली और देखते ही चौंक गया। यह क्या है? मुल्ला चुप रहे। डिब्बी में कुछ नहीं था, लेकिन व्यापारी की आंखें भर आईं। इसमें मेरे पिता की आवाज क्यों सुनाई दी? वह बुदबुदाया। मुल्ला अब भी शांत थे। मैंने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया, हमेशा उनका मजाक उड़ाता रहा। मगर अब भीड़ स्तब्ध थी। एक हंसने वाला व्यापारी अचानक मौन और भावुक हो गया था। मुल्ला ने कहा, भ्रम केवल वो नहीं जो आंखों को दिखे, बल्कि वो है जो हमें खुद से छिपा दे। ये डिब्बी सिर्फ वो आईना है जिसमें आप खुद को देखने की हिम्मत कर सकें। अब लोग डिब्बियां लेने से पहले सोचने लगे। किसी ने पूछा, मुल्ला, क्या इन डिब्बियों की कोई गारंटी है? मुल्ला हंसे। हां, इनमें वही मिलेगा जो आपके भीतर पहले से है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपको दिखा देती हैं जो आप देखना नहीं चाहते। लेकिन उसी समय शहर के नगर सेवक आ पहुंचे। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। मुल्ला, तुमने लोगों को पागल कर दिया है। खाली डिब्बियां, भ्रम, आत्मा, आवाजें, ये सब बकवास है। मुल्ला मुस्कुराए। तो आपने भी कोई डिब्बी खरीदी क्या? नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं। तो फिर आप दूसरों को कैसे समझ पाएंगे जो मूर्ख हो चुके हैं? नगर सेवक चुप हो गए। मुल्ला आगे बोले, देखिए, यह बाजार उन लोगों के लिए है जो हंसते हुए गंभीरता को समझ सकें। यह भ्रम नहीं, आत्मबोध है। लेकिन हां, अगर आप इसे भ्रम कहें तो भी क्या बुरा है। भ्रम ही तो है जो कभी कभी सच के सबसे करीब ले जाता है। नगर सेवक कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मगर कल से यह बाजार बंद होना चाहिए। शहर की शांति भंग हो रही है। मुल्ला बोले, अगर शांति भ्रम से भंग हो जाती है तो वो शांति नकली है। अब तक वह व्यापारी उठ चुका था और उसने नगर सेवक से कहा, मैंने यहां कुछ ऐसा पाया है जो मेरे सोने के महलों में नहीं मिला। एक डिब्बी जो मुझे खुद से मिलवा गई। बात बढ़ती गई। कई लोगों ने मुल्ला का पक्ष लिया, कुछ ने नगर सेवक का। लेकिन फिर अचानक मुल्ला ने एक घोड़ा मंगवाया। अब इस बाजार का मालिक गधा नहीं, घोड़ा होगा, उन्होंने कहा। क्यों? किसी ने पूछा। क्योंकि गधा अब ग्राहक बन गया है। उसने मुझसे एक डिब्बी मांगी है। क्या? हां, उसने मुझे देखा और अपनी पूंछ से इशारा किया। उसने धैर्य की डिब्बी ली है। लोग हंसते हुए ताली बजाने लगे। मुल्ला फिर बोले, और मैं?
मैं अब इस बाजार में कुछ नहीं बेचूंगा। मैं सिर्फ बैठूंगा और देखूंगा लोग किस भ्रम को सच मानते हैं और किस सच को भ्रम समझते हैं। रात गहरा चुकी थी। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, मगर हर किसी के हाथ में एक डिब्बी थी। कोई खाली, कोई भरी, कोई बोझिल, कोई हल्की। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि अब कोई पूछ नहीं रहा था इसमें क्या है। लोग मुस्कुराते हुए चल रहे थे, जैसे उन्हें मिल गया हो खुद से मिलने का रास्ता। हर व्यक्ति अपने भीतर एक डिब्बी लेकर चलता है, कभी खालीपन की, कभी अहंकार की, कभी पश्चाताप की। अगर किसी दिन वह डिब्बी खुल जाए और उसमें वो खुद को देख ले, तो वही दिन उसका सबसे सच्चा दिन होता है। और यही है जिंदगी का सबसे प्यारा भ्रम। जब हम खुद को खोजने निकलते हैं तो रास्ता खुद हमें खोज लेता है। शहर के चौराहे पर भीड़ जमा थी। एक बैल था जिसकी पीठ पर फूलों की माला, गले में घंटियां और माथे पर चंदन का टीका लगा था। बैल के मालिक ने एक लाल गलीचा बिछाकर बैल को उस पर खड़ा कर रखा था और खुद एक ऊंची कुर्सी पर बैठकर लोगों को संबोधित कर रहा था। ये कोई आम बैल नहीं है जनाब, ये है बुद्धि बाबा, जो आपकी किस्मत भी बता सकता है और गोभी का भाव भी। मुल्ला नसरुद्दीन जो वहीं से गुजर रहे थे रुक गए। उनकी आंखों में शरारत की चमक आ गई। तो ये बैल गोभी का रेट भी बता सकता है? मुल्ला ने पूछा अपनी जानी पहचानी टेढ़ी मुस्कान के साथ। बैल वाले ने गर्दन उठाई। बिल्कुल, और क्या, इसे जो पूछो सब बता देता है। तो फिर इसे पूछो कि आज मंडी में गोभी का भाव क्या है, मुल्ला ने कहा, और भीड़ में हंसी की एक लहर दौड़ गई। बैल वाले ने तुरंत बैल के कान में कुछ फुसफुसाया। बैल ने एक बार अपनी पूंछ हिलाई, फिर जमीन पर 2 बार खुर मारा। समझ गए? बैल वाले ने ऐलान किया। बुद्धि बाबा कह रहे हैं आज गोभी 2.25 रुपया किलो है। वाह, मुल्ला ने सर हिलाया। बैल भी अब सब्जी मंडी के भाव जानने लगे हैं। फिर वह भीड़ की ओर मुड़े। और जनाब, क्या यही बैल आपको बता सकता है कि कल का भाव क्या होगा? बैल वाले ने थोड़ा सकपकाते हुए कहा। हां, क्यों नहीं। मुल्ला ने जेब से एक सिक्का निकाला। तो फिर कल का भाव पूछिए, और अगर उसका जवाब गलत निकला तो बैल के साथ साथ आप भी गोभी बनकर मंडी में बिकेंगे। भीड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। बैल वाले ने बैल के कान में फिर कुछ कहा। इस बार बैल ने 3 बार पूंछ हिलाई और 1 बार खुर मारा। बुद्धि बाबा कह रहे हैं कल भाव 3 रुपया किलो होगा। मुल्ला ने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली जिसमें मंडी का रेट हर दिन लिखा था। कल का सरकारी अनुमोदित भाव है 1.80 रुपये। अब बताइए आपके बुद्धि बाबा ने किस मंडी से रेट लिया? बैल वाला बगलें झांकने लगा। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, जनाब, अगर बैल ही गोभी का भाव बताने लगे तो सरकार को बाजारों की क्या जरूरत? भीड़ ठहाकों से गूंजने लगी। बैल वाले का चेहरा लाल हो गया। अगले ही दिन बाजार में एक नया तमाशा खड़ा हुआ था। अब वही बैल राजनीतिक भविष्यवक्ता बन गया था। बैनर पर लिखा था, बुद्धि बाबा बताएंगे अगले चुनाव में कौन जीतेगा। मुल्ला ने फिर भीड़ में से अपनी झक सफेद दाढ़ी हिलाते हुए देखा। उन्होंने अपनी छड़ी से जमीन ठोकी और सीधे बैल के सामने जा खड़े हुए। अरे बुद्धि बाबा, तुम तो गोभी के रेट ही नहीं बता पाए, अब चुनाव का नतीजा बताओगे? बैल वाले ने इस बार होमवर्क किया था। उसने झट से बैल के कान में फुसफुसाया और बैल ने जोर से रंभाया। बुद्धि बाबा कह रहे हैं जिसके पास ज्यादा गोभी होगी वही चुनाव जीतेगा, बैल वाला बोला। मुल्ला मुस्कुराए। तो फिर मेरी गोभी की टोकरी ले आओ, कल ही मैं खड़ा हो रहा हूं चुनाव में। लेकिन असली माजरा अब शुरू होने वाला था। एक दिन सुबह सुबह मुल्ला ने देखा कि बैल वाला कुछ लोगों से गोपनीय तरीके से बात कर रहा है और हर किसी को एक लिफाफा दे रहा है। शक हुआ तो उन्होंने अपना रूप बदला। फटी कमीज, मुड़ी हुई टोपी और नकली मूंछ लगाकर उसी कतार में जा खड़े हुए। क्या दे रहे हो भाई? मुल्ला ने धीरे से पूछा। बैल वाले ने आंख दबाकर कहा, बुद्धि बाबा की भविष्यवाणी है, कौन अमीर होगा कौन गरीब, बस 100 रुपये दो और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मुल्ला ने 100 का नोट दिया
और लिफाफा ले लिया। उसमें एक चिट्ठी थी, अपने कर्म अच्छे करो वरना बैल भी नहीं बचा पाएगा। मुल्ला ने वहीं जोर से चिल्ला दिया, यह बैल तो खुद बही खाता पढ़ नहीं सकता और इसकी भविष्यवाणी लूट है लूट। भीड़ फिर इकट्ठा हो गई। बैल वाले ने देखा कि भीड़ गुस्से में है, तुरंत बैल को लेकर भागने लगा, लेकिन मुल्ला पहले ही उसके बैल की रस्सी खोल चुके थे। बैल सड़क के बीच खड़ा होकर गोभी बेचने वाली एक ठेली पर चढ़ गया और मुंह मारकर गोभी खाने लगा। लोग हंसते हंसते दोहरे हो गए। मुल्ला ने ठेले वाले से पूछा, कितना नुकसान हुआ? 3 किलो गोभी गई मुल्ला साहब। तो अब पूछो बैल से 3 किलो गोभी का क्या रेट था? मुल्ला ने चुटकी ली। बैल वाले को पकड़कर चौकी ले जाया गया और बैल, वह अब पूरे मोहल्ले में गोभी बाबा के नाम से मशहूर हो गया था। मुल्ला ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग दिया, अगर आपको गोभी के रेट पूछने हो तो मंडी जाइए, अगर हंसना हो तो मुल्ला के पास आइए। आगे क्या हुआ जब बैल ने कोर्ट में बयान दिया, पढ़िए। बैल बना गवाह और जज ने मांगी गोभी। चौकी में बैठे इंस्पेक्टर मुजफ्फर खां माथा पकड़े बैठे थे। सामने बैठा था वो ही मशहूर बैल, बुद्धि बाबा, जिसने अब शहर के आधे मोहल्लों में गोभी की दुकानें लुटवा दी थीं। गोभी वाले अब थाने में शिकायतें दर्ज करवा रहे थे और बैल वाले के खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही थी। तो ये बैल भविष्यवक्ता है? इंस्पेक्टर ने बैल वाले को घूरते हुए पूछा। हुजूर, ये तो मुझसे भी ज्यादा जानता है, लोग खुद आते हैं और दुआएं देकर जाते हैं। बैल वाला सक पकाया। और ये जो 3 किलो गोभी ठेले से खाई, क्या वो भी दुआ थी? इंस्पेक्टर ने डपट कर कहा। उसी वक्त मुल्ला नसरुद्दीन थाने में दाखिल हुए, एक हाथ में गोभी का आधा खाया ठोंठ और दूसरे हाथ में रसीद। हुजूर, मुल्ला ने कहा, इस बैल ने सिर्फ गोभी नहीं खाई बल्कि जनता की अक्ल भी चबा डाली है। अब समय आ गया है कि इसे अदालत में पेश किया जाए। बैल को अदालत में? इंस्पेक्टर चौंका। जी हां, जब बैल भविष्य बता सकता है, गोभी का रेट बता सकता है, चुनाव का परिणाम बता सकता है, तो बयान क्यों नहीं दे सकता? मुल्ला की दाढ़ी थरथराई। इंस्पेक्टर ने हंसी रोकी, लेकिन बात में वजन था। जनता भी जुटी थी। मामला अब सोशल चर्चा का विषय बन चुका था। अदालत में माहौल गर्म था। जज साहब एक पुराने अनुभवी, थोड़े चिड़चिड़े किस्म के आदमी थे, जिन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी बेवकूफ बनाने वालों से। मामला अजीब है, जज साहब ने चश्मा चढ़ाते हुए कहा। एक बैल जिस पर ठगी का आरोप है, लेकिन चूंकि इस पर स्वयं गवाह बनने का दावा है, हम इसे गवाह की कुर्सी पर बुलाते हैं। मुल्ला ने तुरंत बैल के लिए एक स्टूल मंगवाया और उसे वहीं बिठा दिया। तो बुद्धि बाबा, जज ने व्यंग्य से कहा, क्या आपको पता है कि आपने गोभी चुराई है? बैल ने गर्दन हिलाई। देखिए, बैल वाले चिल्लाया। बाबा ने कबूल कर लिया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, गर्दन हिलाना कभी हां का संकेत नहीं होता, विशेषकर जब वो बैल की हो। कई बार वो सिर्फ मक्खी उड़ाने के लिए भी हिलती है। जज ने गहरी सांस ली। इस बैल का टेस्ट होना चाहिए, देखते हैं ये कितना बुद्धिमान है। फिर उन्होंने अपनी मेज से 2 वस्तुएं उठाईं, एक गोभी और एक आलू। बुद्धि बाबा, जज ने कहा, अगर तुम सच में समझदार हो तो गोभी को सूंघ कर पहचानो। बैल ने दोनों को सूंघा और फिर सीधे गोभी की ओर मुंह बढ़ा दिया और चबाने लगा। पूरा अदालत हंसी से गूंज गया। यह कोई ज्ञान नहीं है, जज साहब बोले, यह सिर्फ स्वाद की पहचान है। मुल्ला ने तब अपनी चाल चली। हुजूर, मुझे इजाजत दें एक सवाल पूछने की, उन्होंने कहा। पूछिए, जज ने इशारा किया। मुल्ला बैल के पास गया और धीमे से कान में फुसफुसाया, फिर बोला, बुद्धि बाबा, अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो क्या तुम शहर छोड़ दोगे? बैल ने 3 बार पूंछ हिलाई और 1 बार जोर से रंभाया। बैल वाले ने सीना ठोंक कर कहा, देखिए, बाबा ने हामी भर दी। रुको जरा, मुल्ला ने कहा, अब देखिए। मुल्ला ने जेब से गोभी की पत्तियां निकालीं और बैल के सामने लहराईं। बैल तुरंत उधर लपका और पूंछ जोर जोर से हिलाने लगा। हुजूर,
बैल किसी सवाल का नहीं, सिर्फ गोभी का जवाब देता है, मुल्ला बोले। और अगर यही बुद्धि है तो मेरा पड़ोसी ऊंट भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जज ने हथौड़ा बजाया। निर्णय सुनाया जाता है। यह बैल कोई भविष्यवक्ता नहीं है और बैल वाले पर नागरिकों को धोखा देने, बाजार में अफवाहें फैलाने और जनता की संपत्ति की हानि करने का मुकदमा चलेगा। बैल वाला जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दो हुजूर, ये सब नसरुद्दीन का जादू है। जादू नहीं, मुल्ला बोले, ये अक्ल है। बैल को नगर निगम ने गौशाला भेज दिया और वहीं उसे गोभी महाराज की उपाधि मिल गई। लेकिन इस बार वो किसी का भविष्य नहीं बताता था, सिर्फ चुपचाप गोभी खाता और आराम से बैठा रहता। बैल वाले को 1 महीने की जेल हुई और 500 रुपए का जुर्माना। और मुल्ला, उन्होंने अपनी दुकान पर एक नया बोर्ड लगा दिया। हम गोभी नहीं बेचते, लेकिन दिमाग जरूर बेचते हैं। लोग हंसते हुए वहां आते, मुल्ला से मिलते और बिना एक भी गोभी खरीदे भरपूर हंसी लेकर चले जाते। धोखा चाहे गोभी के नाम पर हो या भविष्यवाणी के, सच कभी न कभी सामने आता है। अक्ल से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं होता। अगली कहानी, बीवी के गहने बेचकर मुल्ला ने गधे को घड़ी पहनाई। शहर में हर कोने पर मुल्ला नसरुद्दीन का चर्चित नाम था। पर उस दिन जब उन्होंने अपने गधे के अगले पैर में एक सोने की घड़ी बांध दी तो पूरी बस्ती सनक गई। घोड़े पे नहीं, आदमी पे नहीं, गधे को घड़ी, और वो भी सोने की। सुना है बीवी के गहने बेचकर खरीदी है। पागल हो गया है मुल्ला। मगर हकीकत इतनी सीधी कहां थी। कहानी शुरू होती है एक सुस्त दोपहर से। मुल्ला अपनी छत पर बैठे थे। एक हाथ में सूखी रोटी, दूसरे में प्याज का टुकड़ा और चेहरे पर वही पुराना ठहाके वाला सन्नाटा। नीचे से आवाज आई, मुल्ला, बीवी बुला रही है, कह रही है आज सब्जी नहीं आई। मुल्ला ने झांक कर देखा। उनका हमशक्ल गधा नीचे बंधा था और उनकी बीवी जहर जैसी नजरें लिए सिर पर हाथ मार रही थी। खुद को अक्लमंद कहते हो और 5 दिन से सब्जी नहीं आई? मेरी चूड़ियां क्या तुम्हारे बही खाते की तिजोरी में रखी हैं? मुल्ला ने धीमे से जवाब दिया, अरे जाने जहां, वो चूड़ियां वक्त आने पर काम आएंगी और वक्त का सही अंदाजा सिर्फ घड़ी बता सकती है। बीवी ने हाथ नचाते हुए कहा, तुम्हें खुद घड़ी नहीं है और बात कर रहे हो वक्त की। मुल्ला मुस्कुराए, बिल्कुल, अब आएगा वक्त और वो भी गधे के घुटने से शुरू होगा। दूसरे दिन पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। मुल्ला ने अपने गधे के पैर में असली सोने की घड़ी बांधी थी। घड़ी की चमक ऐसी कि दोपहर में भी सूरज को जलन हो। मुल्ला, तुमने ये क्या कर डाला? पड़ोसी गफूर ने पूछा। समय की कद्र करनी चाहिए गफूर मियां, मुल्ला बोले, और जब वक्त सबसे तेज चलता है तो सबसे धीरे चलने वाले को उसकी निगरानी देनी चाहिए। मतलब ये गधा सबसे धीरे चलता है। अब ये हमें बताएगा कौन समय की कदर करता है और कौन उसे गधे की तरह घसीटता है। लोग हंसते हंसते पगला गए, मगर शहर का एक आदमी था जो न हंसा न चौंका। कुबेर मलिक, जौहरी और कर्जदारों का काल। वो सबकी उधारी याद रखता था और अगर भूल जाता तो बीवी की नथ बेचकर भी ब्याज वसूल लेता। मुल्ला पर भी उसका कर्ज था, 10 मोहरों का, ब्याज समेत अब 15। तो अब चुकता करोगे या गधे को गिरवी रखूं? कुबेर मलिक गरजा। मुल्ला ने गधे की तरफ देखा जो उसी वक्त घड़ी देखते हुए दाएं बाएं मुंह घुमा रहा था। गधे को मत छुओ, ये अब सिर्फ घड़ी नहीं देखता, ये अब लोगों का वक्त भी बदलता है। मतलब? कुबेर ने आंखें मिचमिचाईं। मतलब ये कि अगर तुम गधे से सवाल पूछो और जवाब सही निकला तो तुम्हारा कर्ज माफ, अगर गलत निकला तो तुम्हें ब्याज 2 गुना देना होगा। क्या कहते हो? अब शहर को मसाला मिल गया था। चौक पर भीड़, चारों ओर चर्चा। मुल्ला बनाम कुबेर, गधा होगा जज। तय दिन तय वक्त। गधा स्टूल पर चढ़ा था, घड़ी चमक रही थी और मुल्ला ने उसे एक चादर ओढ़ा दी थी, बिल्कुल पंडितों जैसा लुक। कुबेर ने पहला सवाल दागा, आज बुधवार है या गुरुवार? मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा। गधे ने 3 बार खुर मारा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, 3 मतलब बुधवार।
क्योंकि सोमवार ए वो में डी, मंगलवार ए 2, बुधवार ए 3। भीड़ ने ताली बजाई। कुबेर बिफरा, ये तो कोई भी बता सकता है। तो अगला सवाल पूछो, मुल्ला बोला। मेरी दुकान के लॉकर में कितने अशरफियां हैं, बता दो। मुल्ला ने फिर कान में कुछ फुसफुसाया। गधे ने 2 बार खुर मारा, फिर मुंह घुमाकर चिल्लाया। मुल्ला ने घोषणा की, बुद्धि बाबा कहते हैं तुम्हारे लॉकर में सिर्फ 2 अशरफियां हैं और तीसरी तुम्हारे नौकर ने कल चोरी कर ली। भीड़ एकदम शांत हो गई। कुबेर के चेहरे पर पसीना आ गया। वो तुरंत दुकान की ओर भागा। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, अबे ओ, मैं बता रहा हूं गधा नहीं, पर चूंकि तुम्हें आदमी की बात पे यकीन नहीं और गधे की घड़ी पे है, तो लो, यही जज है। अगले दिन कुबेर लौट कर आया, चुप, थका हुआ और झुका हुआ। बात सही थी। नौकर चोरी करके भागा मिला। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर समझ गए? मुल्ला मुस्कुराया, गधा नहीं, घड़ी बोलती है, और वो घड़ी भी तब जब आदमी को खुद की सुनाई देना बंद हो जाए। अब हर किसी की भीड़ गधे के पास लगी थी। किसी को शादी की तारीख जाननी थी, किसी को कारोबार की किस्मत। हर कोई मुल्ला के पास आता और एक सिक्का चढ़ाकर सवाल पूछता। मुल्ला धीरे से गधे के कान में कुछ कहता और गधा खुर मारकर जवाब देता। कुछ ही दिनों में मुल्ला के पास 500 सिक्के इकट्ठे हो गए। बीवी ने पूछा, तो मेरे गहने क्यों बेचे थे? मुल्ला ने वो सिक्कों से भरा थैला दिखाया और कहा, कभी कभी नुकसान सबसे बड़ा मुनाफा बन जाता है, अगर समय पर सही दांव खेला जाए। बीवी गहने देखकर मुस्कुराई। और गधा? मुल्ला ने कहा, वो अब सिर्फ गधा नहीं, टाइम मास्टर है। मगर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, एक शक गहराने लगा। कुछ जवाब गलत निकलने लगे। कुछ ग्राहकों ने कहानियां फैलाईं। गधे ने मुझे गलत भविष्य बताया। और एक दिन एक व्यापारी बोला, मुल्ला, तुम ही गधे को खुर मारने के लिए इशारा करते हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम अपने दिमाग से सोचो तो शायद तुम्हें घड़ी की जरूरत ही ना पड़े। उसी रात मुल्ला ने देखा, उनका गधा घड़ी पहने हुए छत की मुंडेर पर खड़ा है और नीचे एक चिट्ठी बंधी हुई। मुल्ला ने चिट्ठी खोली। अगर सबको घड़ी चाहिए तो फिर वक्त कौन संभालेगा? मुल्ला ने सिर उठाकर देखा, गधा गायब था। गधा हुआ गायब और शहर में समय रुक गया। गधे के गायब होते ही शहर में मानो समय रुक गया। दुकानों के शटर अधखुले रह गए। मंदिर की घंटियां बिना पुजारी के खामोश रहीं और चाय वाले की कड़क चाय भी फीकी लगने लगी। हर कोई जैसे किसी अदृश्य धड़कन की प्रतीक्षा कर रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे की घड़ी को अपनी दीवार पर टांग दिया था, मगर जब भी समय पूछने वाला आता, वो बस एक ही जवाब देता, अब घड़ी तो चल रही है, पर वक्त ठहर गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो घड़ी क्या थी, गधा कौन था और दोनों के बिछड़ने से इतनी बेचैनी क्यों थी। ये गधा अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया था, जैसे सुबह अखबार, दोपहर का दाल चावल और शाम की शिकायतें। एक दिन शहर के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक पंडित हरिनाथ मुल्ला के घर पहुंचे। हाथ में एक थैला था जिसमें किताबें थीं और माथे पर चिंता की रेखाएं। मुल्ला, उन्होंने कहा, हमने बच्चों को गणित, विज्ञान और इतिहास सब सिखाया, मगर जब से तेरा गधा गया है, बच्चे पूछते हैं, सर, वो गधा हमें फिर से बताने कब आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये गधा अब शिक्षा का हिस्सा बन गया है। मुल्ला मुस्कुराए। पंडित जी, जब तक हम दूसरों से सवाल पूछते रहेंगे, जवाब खुद से नहीं निकलेंगे। उस गधे ने कभी कुछ कहा नहीं था, बस हमारी अपनी बात हमें लौटाकर दिखा देता था। तो फिर बताओ, वो गया कहां? पंडित जी ने पूछा। मुल्ला थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, वो तो चुपके से गया है, मगर एक चिट्ठी छोड़ गया। मुल्ला ने वो चिट्ठी दीवार से उतारी और फिर से पढ़ने लगे। अगर सबको घड़ी चाहिए तो फिर वक्त कौन संभालेगा? शहर वालों ने मिलकर गधे को ढूंढना शुरू किया। हर गली, हर नुक्कड़, हर सराय में खोजबीन हुई। कोई कहता,
मंदिर के पीछे देखा था तो कोई कहता रेलवे स्टेशन के पास रंभा रहा था। एक दिन दो बच्चे खेले खेले पहाड़ियों की ओर निकल गए और वहां देखा एक पुरानी गुफा के पास वही गधा बैठा था। घड़ी अब उसके पैर में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वो ही चमक थी। बच्चे दौड़ते हुए शहर लौटे और खबर फैल गई, मुल्ला का गधा मिल गया। पूरे शहर की भीड़ इकट्ठा हुई। मुल्ला भी पहुंचे। लोग चिल्लाए, वापस लाओ, हमें हमारा समय चाहिए। मगर मुल्ला ने हाथ उठाकर सभी को चुप कराया। वक्त किसी के पास नहीं होता। मुल्ला बोले, हम सब उसी की तलाश में घूमते हैं, और जब हमने गधे को घड़ी पहनाई थी तो हम सब ने उस पर अपनी जिम्मेदारी डाल दी थी। मगर वो गधा सिर्फ प्रतीक था, हमारी उम्मीदों का, हमारी बचकानी चाहतों का। अब समय है कि हम अपने समय को खुद समझें। लोगों की आंखों में सन्नाटा था। हमने गधे को ज्ञान का माध्यम समझा। मुल्ला ने कहा, मगर असली ज्ञान तो तब है जब हम बिना किसी गधे के अपने फैसले खुद करें। लोगों ने सिर झुकाया। उस शाम मुल्ला ने गधे को गले लगाया। गधा रंभाया, जैसे कह रहा हो, अब तो समझे। मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चलो अब वापस चलें, मगर इस बार तुम न घड़ी पहनो न ज्ञान बांटो, बस मेरे साथ चलो, एक दोस्त की तरह। गधा भी जैसे मुस्कुराया। शहर लौटा, मगर बदला हुआ। लोग अब फैसले लेने से पहले सोचते थे, दूसरों की बातों को बिना जांच के नहीं मानते थे। मुल्ला की दुकान पहले की तरह खाली थी, मगर अब वहां लोग परामर्श लेने नहीं आते थे, बल्कि मजाक, कह कहे और बहस करने आते थे, जैसे सचमुच सोचने लगे थे। बीवी ने अपने गहने वापस मांगे। मुल्ला ने कहा, अब तुम्हारे गहने किसी घड़ी में नहीं फंसे हैं, अब वो तुम्हारे हक में हैं। बीवी ने मुस्कुराकर कहा, तो अब क्या गधा फिर घड़ी पहनेगा? मुल्ला हंसे, अब नहीं, अब हम सब ने घड़ी पहन ली है, अपने भीतर। अगर हम हर जवाब बाहर ढूंढते रहेंगे तो हम कभी भीतर के सवालों से नहीं लड़ पाएंगे। सच्चा ज्ञान वही है जहां हम खुद से टकराते हैं और खुद को समझते हैं। अगली कहानी मुल्ला नसरुद्दीन और जूतों की अदला बदली की अदालत। शहर भर में अफवाह थी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने कल रात को खुद को अदालत में घसीट लिया। हां, आपने सही सुना, खुद को। और वजह? जूतों की अदला बदली। अब सुनने में यह बात हंसी की लग सकती है, मगर शहर के हर नुक्कड़, हर पान वाले, हर नाई की दुकान और हर हुक्के की दम भरती बैठक में लोग यही चर्चा कर रहे थे। हुआ यूं कि एक दिन शाम को, जब सूरज गली के छज्जों से आंख मिचौली खेल रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली मस्जिद से बाहर निकले। वुजू कर चुके थे, नमाज पढ़ चुके थे और अब अपने जूते पहनने को झुके, मगर सामने उनके जूते नहीं थे। अरे ये क्या? उन्होंने धीरे से बुदबुदाया। उनकी जगह एक पुराना, फटा हुआ, आधा सीला हुआ जोड़ा रखा था, ऐसा जैसे किसी बढ़ई की दुकान से भाग आया हो। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई था नहीं। कुछ देर तो वह खड़े रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, तो आज नसीब मेरे जूतों की चोरी का दिन है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो फटे जूते हाथ में उठाए, उन्हें एक छोटी सी पुड़िया मिली। उस पर लिखा था, माफ करना, जूते उधार ले गया हूं, मेरे पैरों में छाले थे, बदले में ये जोड़ी रख दी है, नाम नहीं बताऊंगा, अल्लाह जानता है। अब कोई और होता तो गुस्से में भड़क जाता, मगर मुल्ला? उन्होंने फटे जूते पैरों में डाले और बोला, चलो अल्लाह का नाम लेकर आज इस जोड़ी से रिश्ता निभाते हैं, मगर इस अदला बदली में एक दिन हिसाब जरूर होगा। अगले दिन मुल्ला बाजार गए, उन्हीं फटे जूतों में। लोग हंसते तो वो मुस्कुराते। दुकानदार ने पूछा, मुल्ला ये किसका स्टाइल है? मुल्ला बोले, ये वो फैशन है जो बिन मांगे गले पड़ जाए। अचानक उन्होंने देखा, गली की दूसरी ओर एक आदमी जो उनके जैसे ही कपड़े पहने था, वही रंग, वही टोपी, और पैरों में, अरे ये तो मेरे जूते हैं। मुल्ला ने आवाज लगाई, भाई साहब एक मिनट ठहरिए। वो आदमी सकपकाया मगर रुक गया। कहां से आए ये जूते? मुल्ला ने पूछा। आदमी ने टालने की कोशिश की,
अरे पुरानी चीजें हैं, कहीं सड़क से मिले थे। सड़क से या मस्जिद से? मुल्ला ने तीखी नजर डाली। अब मामला गर्म हो गया था। भीड़ जुट गई। क्या मुल्ला अपने ही जूतों को पहचान नहीं सकते? जरूर इस आदमी ने चुराए हैं। मगर मुल्ला तो कह रहे थे कि चिट्ठी मिली थी, और तभी वो चिट्ठी भीड़ से किसी ने निकालकर लहराई। यही तो है वो पुड़िया जो मुल्ला को मिली थी। अब तो आदमी चारों ओर से घिर गया। कुछ लोग तो पत्थर उठाने लगे थे। मुल्ला ने तुरंत बीच में आकर सबको रोका। रुको, किसी को हाथ न लगाओ। तो फिर क्या करें मुल्ला? भीड़ चिल्लाई। इसे सजा दो, सबक सिखाओ। मुल्ला बोले, इसका फैसला अदालत करेगी। अगली सुबह पूरे शहर में खबर थी, मुल्ला ने जूतों की अदला बदली के लिए अदालत बुलाई है। न्यायालय का मंच चौक के बीचों बीच सजाया गया। एक तरफ आरोपी, दूसरी ओर मुल्ला खुद, गवाह, पीड़ित, वकील और जज भी वही। पर मुल्ला, आप ही जज, आप ही वादी? किसी ने पूछा। हां, मुल्ला बोले, क्योंकि मैं ही जानता हूं कि मेरे पैरों ने कितना दर्द सहा है। अदालत शुरू हुई। मुल्ला ने अपना मुकदमा खुद पेश किया। महोदय, मेरे जूते जो धर्म और नियम की राह पर चले, अचानक किसी बेईमान के पांव में पड़ गए। ये केवल जूते की चोरी नहीं, मेरी आत्मा की घसीट है। लोग हंसी रोक नहीं पाए। मुल्ला ने आरोपी से पूछा, क्या तुमने जूते चुराए? वह आदमी कांपता हुआ बोला, मैंने सिर्फ उधार लिए थे, मैंने चिट्ठी भी छोड़ी थी। मुल्ला बोले, अच्छा, तो अब यह बताओ, तुमने वापस कब करने का इरादा किया था? जब पैरों के छाले ठीक हो जाते। वो बोला, तो फिर जब दिल दुखे तो क्या आत्मा का इस्तीफा देकर उसे भी उधार में रख सकते हैं? मुल्ला की दलील गूंज उठी। भीड़ वाह वाह कर उठी। मुल्ला ने तर्क रखा, अगर हर कोई अपनी तकलीफ में दूसरों की चीजें चुपचाप उठा ले तो समाज क्या बचा रहेगा? हम सब एक दूसरे के सिर की टोपी पहनकर चौराहे पर घूमते रहेंगे। अब मामला गंभीर हो गया। मुल्ला ने गधे को गवाही के लिए बुलाया। गधा आया, वही पुराना घड़ी वाला, अब बिना घड़ी के। मुल्ला बोले, बताओ, जब मैंने इन फटे जूतों में तुम्हें चारा देने की कोशिश की थी तो तुमने क्या किया था? गधा चुप रहा। मुल्ला बोले, कुछ नहीं किया था, क्योंकि दर्द में हम भी खामोश हो जाते हैं, जानवर भी। अंत में मुल्ला बोले, अब फैसला सुनाया जाएगा। पूरा शहर सन्न। मुल्ला ने आसमान की ओर देखा, फिर बोले, इस अदालत का फैसला यह है कि यह आदमी अपने जूते उतारे और मुझे लौट आए। आदमी ने सिर झुकाकर जूते उतारे। मुल्ला आगे बढ़े, मगर उन्होंने अपने पुराने जूते नहीं उठाए। उन्होंने अपनी पगड़ी खोली और वो जूते उसमें लपेटकर आदमी की ओर बढ़ा दिए। ये लो, अब ये जूते तुम्हारे हुए। क्या? आदमी सन्न रह गया। मुल्ला बोले, जब मेरे जूते तुमने पहने तो तुम्हारे पैरों के छाले ठीक हुए। अब मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे रास्ते के पत्थर बने, तुम्हारे कर्म की परीक्षा लें, मगर एक वादा चाहिए। क्या? उसने पूछा। कि आगे से कोई भी उधार लेने से पहले इजाजत जरूर मांगना। भीड़ ताली बजाने लगी। मुल्ला पीछे हटे, अपने फटे जूते उठाए और मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं इन जूतों में अपनी ही यात्रा पूरी करूंगा, क्योंकि हर घिसा जूता एक कहानी है और हर कहानी का अंत तब तक नहीं होता जब तक हम खुद उसे बंद न करें। मुल्ला और फटे जूतों की रथ यात्रा। सारा शहर उस दिन की उस अद्भुत अदालत को कभी नहीं भूल पाया। एक इंसान जिसने चोरी की, फिर अदालत में मुल्ला के सामने खड़ा हुआ और अंत में उन्हीं जूतों को बतौर दया का उपहार स्वीकार कर गया। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। मुल्ला ने उस दिन सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह शहर के हर कोने में एक ही बात गूंज रही थी, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने फटे जूतों को फिर से पहन लिया है। मुल्ला नसरुद्दीन उसी फटी जोड़ी में अपने गधे पर सवार थे और अब घर घर जाकर आवाज लगा रहे थे, रथयात्रा, रथयात्रा, अपने जूतों को लेकर चलने की रथयात्रा शुरू होने जा रही है। लोग पहले तो समझे नहीं। किसी ने पूछा, मुल्ला,
ये कैसी रथ यात्रा है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसमें हर कोई अपने पुराने जूते पहनकर चलेगा ताकि उसे ये याद रहे कि उसने जीवन में कितने कांटों पर चलना सीखा है। धीरे धीरे बात फैल गई। बाजारों में, चाय की दुकानों में, मस्जिद के बाहर, सब तरफ एक ही चर्चा, क्या तुमने अपने पुराने जूते संभाल कर रखे हैं? फिर वो दिन आया जब पूरा शहर एकत्र हुआ। हर आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, सब अपने पुराने घिसे हुए जूतों में थे। कोई पट्टी बांध कर आया था, कोई दोनों पांव में अलग अलग जूते पहने। सबसे आगे मुल्ला नसरुद्दीन थे, अपने फटे जूतों में, गधे की पीठ पर सवार। उनके हाथ में एक झंडी थी जिस पर लिखा था, घिसे जूते घिसे नहीं जाते, वो तो रास्तों की कहानी बताते हैं। यात्रा शुरू हुई। हर चौराहे पर मुल्ला एक पल रुकते और एक छोटी सी बात कहते, ये वही जूते हैं जो तब पहने थे जब मैंने पहली बार अपनी बीवी को समझाया था कि चाय में नमक गलती से नहीं, इरादतन डाला गया था। इन जूतों में तब चला था जब मेरी दुकान का सामान चूहों ने खा लिया था और मैंने चूहों से माफी मांगी थी कि उन्हें भूखा रखा। यही वो जोड़ी है जिसमें मैंने बारिश में 3 घंटे खड़े रहकर सिखाया था कि किस तरह बिना छतरी के भी मजा लिया जा सकता है। लोग हंसते, मुस्कुराते और सोचने लगते। किसी को अपनी शादी का दिन याद आता, किसी को अपने पहले इंटरव्यू की असफलता, कोई महिला अपनी बेटी के स्कूल के पहले दिन को याद करके रो पड़ी। रथ यात्रा अब एक आंदोलन बन चुकी थी। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मुल्ला ने सबको एक वृक्ष के नीचे रोका। वहां पहले से लकड़ियों का ढेर रखा था। यह क्या है मुल्ला? भीड़ ने पूछा। आज हम सब अपने पुराने जूतों को नहीं जलाएंगे, मुल्ला बोले, बल्कि उन्हें वहां टांगेंगे, इस पेड़ पर, ताकि जब अगली पीढ़ी आए वो देखे। हर जोड़ी एक अनुभव है, एक संघर्ष है, एक हंसी और एक आंसू है। लोगों ने धीरे धीरे अपने घिसे जूते उस पेड़ पर टांग दिए। कुछ तो हाथ जोड़कर नम आंखों से खड़े थे, जैसे किसी प्रिय को विदा दे रहे हों। मगर तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, हांफता हुआ, पसीने से तरबतर। मुल्ला, वही आदमी जिसने तुम्हारे जूते लिए थे, वो अब शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। मुल्ला चौंके नहीं। उन्होंने गधे को एक इशारा किया। गधा वहीं बैठ गया। उसे ले आओ, मुल्ला बोले। चंद लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ा और मंच पर लाया। उसके चेहरे पर शर्म और डर दोनों थे। मुल्ला, उसने घबराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, मगर आपके दिए हुए जूते ने मुझे रोज जलाया। मैं जहां भी गया लोग कहते, ये देखो, जो दया का जवाब शर्म से भी नहीं दे सका। मुल्ला चुपचाप उसे देखते रहे। अब मैं चाहता हूं कि आप ये जूते वापस ले लें, मैं नहीं पहन सकता इन्हें, मुल्ला ने धीमे स्वर में कहा। तुमने उन्हें पहनकर जो रास्ता तय किया, क्या वो रास्ता गलत था? वो बोला, नहीं, उन रास्तों ने मुझे मेरी गलती दिखाई। तो फिर जूते तुम्हारे नहीं, उस बदलाव के हैं जो तुम्हारे भीतर आया, मुल्ला बोले। तो अब क्या करूं? उसने पूछा। इन जूतों को उस पेड़ पर टांग दो और अगली बार जब किसी के पैरों में छाले देखो तो मदद करने से पहले इजाजत जरूर मांगना। भीड़ सन्न थी और फिर तालियां गूंज उठीं। रथ यात्रा समाप्त हुई, मगर वो दिन शहर की स्मृति में अंकित हो गया। उसके बाद हर साल उस पेड़ पर घिसे जूतों का उत्सव मनाया जाने लगा। बच्चे अपने दादा दादी से पूछते, ये कौन से जूते हैं? और वे जवाब देते, ये वो हैं जिनमें इंसान चला, गिरा, फिर उठा और सीख गया। हर व्यक्ति के जीवन में एक जोड़ी फटे जूते होती है, जो उसे झिझक, असफलता और शर्म से भरे रास्तों पर ले जाती है, मगर वही जोड़ी उसे सबसे सच्चा बनाती है। और जब वह उन्हें गर्व से पहनकर चलता है, तभी वह दूसरों को चलना सिखा सकता है। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और अजीबों गरीब खरीदारी की प्रतियोगिता। शहर में एक अजीब सा उबाल था। सुबह से ही हर गली, नुक्कड़ और चाय खाने पर चर्चा हो रही थी कि सांबा काजी साहब ने एक प्रतियोगिता रखी है। वो भी ऐसी वैसी नहीं,
सबसे बेवकूफी भरी खरीदारी की प्रतियोगिता। काजी साहब ने ऐलान किया था, संयत किया सामबी किया था, जिसने सबसे अजीब, सबसे निरर्थक और सबसे हास्यास्पद चीज खरीदी होगी उसे मिलेगा एक सोने की अंगूठी और पूरे शहर की तालियां। लोग हैरान थे, उत्साहित थे और कुछ तो डर भी रहे थे कि कहीं खुद को मूर्ख साबित करते करते सच में मूर्ख न बन जाएं। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो न घबराया न घबराया, बल्कि सुबह से ही एक घड़ी लेकर हाथ में घूम रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में माहौल देखने लायक था। किसी ने खरीदी एक टूटी हुई छतरी और उस पर झंडा लगा दिया, सिर्फ धूप में उपयोगी, बारिश में नहीं। एक और जनाब ने बिना शीशे का चश्मा खरीदा और कहा, यह मुझे वो चीजें दिखाता है जो मैं नहीं देखना चाहता। किसी ने तो मुर्गे के पंख से बना तकिया खरीद लिया, यह कहकर कि यह मेरे सपनों को चोंच नहीं मारने देगा। हर व्यक्ति अपनी खरीदारी को सबसे बेवकूफी साबित करने में जुटा था। लेकिन मुल्ला, वो एक छोटी सी डिबिया लेकर काजी साहब के सामने जा पहुंचे। मुल्ला, आपने क्या खरीदा? काजी साहब ने पूछा। एक अदृश्य आइटम, मुल्ला बोले। क्या मतलब? यह डिब्बी खाली नहीं है, इसमें खालीपन भरा है। खालीपन? लोग हंसने लगे। हां, मुल्ला बोले, जिस दिन लोगों के दिमाग में कुछ न हो तो वो इसमें झांक सकते हैं और खुद से मिल सकते हैं। हंसी और जोर से गूंजने लगी। काजी साहब बोले, मगर ये खरीदारी कहां से की? अपने गधे से, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा। गधे से? जी हां, मैंने उससे पूछा, तू मुझे सबसे फालतू चीज क्या देगा? तो उसने पूंछ घुमा दी और मैं समझ गया कुछ भी नहीं देना चाहता। तो मैंने उससे खालीपन ही ले लिया, बदले में उसे दिया मेरी टोपी। लोग पेट पकड़कर हंसने लगे, मगर तभी एक बुजुर्ग बोले, इसमें तो बहुत गहराई है, यह तो असली बेवकूफी नहीं, दार्शनिक पागलपन है। काजी साहब खुद भी मुस्कुराने लगे। ठीक है मुल्ला, अब देखना यह है कि किसकी खरीदारी सबसे बेवकूफी भरी है। प्रतियोगिता शुरू हुई। हर एक प्रतिभागी ने मंच पर आकर अपनी चीज दिखाई, तर्क दिए और अंत में तालियां भी बटोरी। मगर जब मुल्ला की बारी आई तो उन्होंने टोपी उतारी जो अब उनके सिर पर नहीं थी और बोला, मेरी टोपी अब मेरे गधे के पास है और यह डिबिया उसके विचारों की है। गधे के विचार? काजी साहब हैरान हुए। हां, गधा हमेशा वही करता है जो उसे सही लगता है, चाहे वो बोझ उठाना हो या सड़क पर खड़े रहना। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा और मैं उससे सब कुछ ले आया। यह बेवकूफी नहीं, बेवकूफी का मस्तक है। काजी साहब सिर पकड़कर बैठ गए। मुल्ला मंच से उतरे और अचानक भीड़ में घूमने लगे। उन्होंने देखा एक आदमी के पास बर्फ से भरा कटोरा था। यह क्यों खरीदा? मुल्ला ने पूछा। गर्मी में ठंडा रखने को, और जब बर्फ पिघल जाएगी तो उसमें से पानी पी लूंगा, और जब पानी भी उड़ जाएगा तो कटोरा ही बच जाएगा। कटोरे का क्या करोगे? उसे ही बेवकूफी की ट्रॉफी बना दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तुम तो मेरे प्रतियोगी हो सकते थे। अचानक काजी साहब ने एक ढोल बजवाया। फैसला। सारे शहर की आंखें मंच पर टिकी थीं। काजी बोले, इस प्रतियोगिता में कई लोग आए। हर किसी ने मूर्खता की नई ऊंचाइयां छुई, मगर सबसे निरर्थक, सबसे हास्यास्पद और सबसे बेमतलब खरीदारी थी। लोग सांस रोके सुन रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन की! तालियां गूंज उठीं। कुछ लोग तो सीटी बजाने लगे। मुल्ला मंच पर आए और काजी साहब ने उन्हें सोने की अंगूठी पहनाई। मुल्ला बोले, धन्यवाद, अब मैं इस अंगूठी को उस गधे को दे दूंगा जिसने मुझे यह अद्भुत खरीदारी सिखाई, और मैं खुद जाकर फिर उससे कुछ नया खरीदूंगा। लोग ठहाके लगाते हुए बिखरने लगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन शहर के बाहर मैदान में भीड़ जमा थी। क्यों? क्योंकि मुल्ला ने एक नया बोर्ड टांग दिया था। मुल्ला का अजीब सामान बाजार, जहां कुछ भी खरीदो तो उसमें कुछ न मिले।
भीड़ जमा थी, मगर हर कोई उलझन में था। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला, आप यहां क्या बेच रहे हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खाली डिब्बियां, अदृश्य सामान और सबसे जरूरी भ्रम। भ्रम? आदमी चौंका। हां, क्योंकि जब तक इंसान भ्रम में है तब तक वो सवाल करता है, और जब वो सवाल करता है तभी सोचता है। एक वृद्ध आए। उन्होंने एक डिबिया खरीदी, खाली। इसमें क्या मिलेगा मुल्ला? वो जो आपने कभी खो दिया था और अब तक ढूंढ नहीं पाए, अपने आप से मुलाकात। लोगों की लाइन लग गई। कुछ डिबियां लिए, कुछ भ्रम खरीदकर, कुछ सिर्फ हंसी बांधकर वापस लौटे। और शाम ढलते ढलते मुल्ला गधे पर बैठे और दूर मैदान की ओर बढ़ गए। उनकी पीठ पर अब टोपी नहीं थी, गधे के सिर पर सोने की अंगूठी बंधी थी, और दोनों के बीच में एक डिबिया झूल रही थी, जिसमें शायद कोई भी देखे तो कुछ भी न दिखे। जब गधा बना बाजार का मालिक और मुल्ला बन गया ग्राहक, शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन का भ्रम बाजार बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। लोग आते, खाली डिब्बियां खरीदते और सोचते हुए लौटते। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस पूरे खेल को एक और दिलचस्प मोड़ दे दिया। अचानक एक अमीर व्यापारी आया, सिर पर मखमली पगड़ी, गले में सोने की जंजीरें और साथ में 4 नौकर। उसने मुल्ला को देखते ही ठहाका लगाया, अरे यह क्या मजाक है? खाली डिब्बियां बेचकर तुमने लोगों को मूर्ख बना दिया। मुल्ला मुस्कुराए, नहीं जनाब, लोगों को खुद को समझने का मौका दिया है। व्यापारी हंसा, तो क्या ये डिब्बियां उन्हें उनकी आत्मा दिखाती हैं? कुछ को दिखाती हैं, कुछ को उनके सवाल, मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, और कुछ को उनका अभिमान। अभिमान? व्यापारी की हंसी हल्की सी कांप गई। हां, मुल्ला बोले, आप चाहें तो खुद आजमा सकते हैं। ये रही एक खास डिबिया, राजा का भ्रम। व्यापारी ने सोने की अंगूठी निकालकर कहा, इसकी कीमत कितनी? आपकी हंसी, मुल्ला ने उत्तर दिया। मजाक कर रहे हो? नहीं, आप अगर इस डिब्बी को सच में समझना चाहते हैं तो पहले अपनी हंसी छोड़नी होगी, क्योंकि जब तक आप दूसरों पर हंसते हैं, खुद पर हंसने की जगह नहीं रहती। भीड़ चुप थी। व्यापारी थोड़ी देर तक मुल्ला को देखता रहा, फिर चुपचाप बैठ गया। उसका चेहरा अब गंभीर था। उसने वो डिब्बी हाथ में ली, खोली और देखते ही चौंक गया। यह क्या है? मुल्ला चुप रहे। डिब्बी में कुछ नहीं था, लेकिन व्यापारी की आंखें भर आईं। इसमें मेरे पिता की आवाज क्यों सुनाई दी? वह बुदबुदाया। मुल्ला अब भी शांत थे। मैंने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया, हमेशा उनका मजाक उड़ाता रहा। मगर अब भीड़ स्तब्ध थी। एक हंसने वाला व्यापारी अचानक मौन और भावुक हो गया था। मुल्ला ने कहा, भ्रम केवल वो नहीं जो आंखों को दिखे, बल्कि वो है जो हमें खुद से छिपा दे। ये डिब्बी सिर्फ वो आईना है जिसमें आप खुद को देखने की हिम्मत कर सकें। अब लोग डिब्बियां लेने से पहले सोचने लगे। किसी ने पूछा, मुल्ला, क्या इन डिब्बियों की कोई गारंटी है? मुल्ला हंसे, हां, इनमें वही मिलेगा जो आपके भीतर पहले से है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपको दिखा देती हैं जो आप देखना नहीं चाहते। लेकिन उसी समय शहर के नगर सेवक आ पहुंचे। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। मुल्ला, तुमने लोगों को पागल कर दिया है। खाली डिब्बियां, भ्रम, आत्मा, आवाजें, ये सब बकवास है। मुल्ला मुस्कुराए, तो आपने भी कोई डिब्बी खरीदी क्या? नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं। तो फिर आप दूसरों को कैसे समझ पाएंगे जो मूर्ख हो चुके हैं? नगर सेवक चुप हो गए। मुल्ला आगे बोले, देखिए, यह बाजार उन लोगों के लिए है जो हंसते हुए गंभीरता को समझ सकें। यह भ्रम नहीं, आत्मबोध है। लेकिन हां, अगर आप इसे भ्रम कहें तो भी क्या बुरा है। भ्रम ही तो है जो कभी कभी सच के सबसे करीब ले जाता है। नगर सेवक कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मगर कल से यह बाजार बंद होना चाहिए। शहर की शांति भंग हो रही है। मुल्ला बोले,
अगर शांति भ्रम से भंग हो जाती है तो वो शांति नकली है। अब तक वह व्यापारी उठ चुका था और उसने नगर सेवक से कहा, मैंने यहां कुछ ऐसा पाया है जो मेरे सोने के महलों में नहीं मिला। एक डिब्बी जो मुझे खुद से मिलवा गई। बात बढ़ती गई। कई लोगों ने मुल्ला का पक्ष लिया, कुछ ने नगर सेवक का। लेकिन फिर अचानक मुल्ला ने एक घोड़ा मंगवाया। अब इस बाजार का मालिक गधा नहीं, घोड़ा होगा, उन्होंने कहा। क्यों? किसी ने पूछा। क्योंकि गधा अब ग्राहक बन गया है। उसने मुझसे एक डिब्बी मांगी है। क्या? हां, उसने मुझे देखा और अपनी पूंछ से इशारा किया। उसने धैर्य की डिब्बी ली है। लोग हंसते हुए ताली बजाने लगे। मुल्ला फिर बोले, और मैं अब इस बाजार में कुछ नहीं बेचूंगा। मैं सिर्फ बैठूंगा और देखूंगा लोग किस भ्रम को सच मानते हैं और किस सच को भ्रम समझते हैं। रात गहरा चुकी थी। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, मगर हर किसी के हाथ में एक डिब्बी थी। कोई खाली, कोई भरी, कोई बोझिल, कोई हल्की। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि अब कोई पूछ नहीं रहा था, इसमें क्या है? लोग मुस्कुराते हुए चल रहे थे, जैसे उन्हें मिल गया हो खुद से मिलने का रास्ता। हर व्यक्ति अपने भीतर एक डिब्बी लेकर चलता है, कभी खालीपन की, कभी अहंकार की, कभी पश्चाताप की। अगर किसी दिन वह डिब्बी खुल जाए और उसमें वो खुद को देख ले, तो वही दिन उसका सबसे सच्चा दिन होता है। और यही है जिंदगी का सबसे प्यारा भ्रम। जब हम खुद को खोजने निकलते हैं तो रास्ता खुद हमें खोज लेता है।